जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान के मॉडल सेट 4 का जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मॉडल पेपर का सभी को आप लोग अच्छे से रिविजन कर लेना है, उनको अच्छे से सॉल्यूशन कर लेना है, उनके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि उसी से जो है बोर्ड की परीक्षा में 90% जो है प्रश्न टच होने वाला है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। तो बीम इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर जो है रखनी होगी, तभी जो है इसका प्रतिबिंब जो है प्राप्त हो पाएगा और वास्तविक और समान साइज का होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दाढ़ी यानी कि हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या होगी। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋणात्मक होगी। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तब जब वस्तु रहता है। तो वस्तु कहां पे रहता है, तो वस्तु जो है P और F के बीच जब रहता है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आंख के रंगीन भाग को कहते हैं। तो आंख के रंगीन भाग को हम लोग कहते हैं परितारिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में आइरिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये सभी क्वेश्चन काफी इजीली है। आप लोगों को उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आप लोग पहले से याद कर लिए होंगे, रट लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन जो है ये रिपीट किया गया है। इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोग जो है लगभग पढ़ चुके हैं और आपकी तैयारी 100% हो चुकी है और आपको इस पर सिर्फ रिवीजन कर रहे होंगे शायद। यहाँ पे देखिए दोस्तों 8वां नंबर सवाल दिया गया है कि प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। तो दोस्तों इसका जो है 2 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, याद रखेंगे अगर सूर्य उगता है और जब सूर्य डूबता है उसके दरमियान में जो है 2 ही मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं। तो दृष्टि दोष जो है इसका आंसर जाएगा 3 होते हैं। तो जैसे हमने बताया था दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, इसका निवारण भी मैंने आपको अच्छे से बताया और समझाया भी है। तो ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा, 3 दोष होते हैं। अगला प्रश्न 10वां नंबर है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर चालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। तो दोस्तों यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, आपको समझने वाली बात होगी। यहां पे समझेंगे, यहां पे सबसे पहले देखिए 220 वोल्ट दिया है और 100 वाट दिया गया है। तो सबसे पहले आप देखिए विद्युत की शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर V आई होता है। ठीक है, V आई होता है। P का मान कितना है, P का जो पावर है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये जो है वोल्ट दिया गया है। ठीक है, वाट है तो यहाँ पे सबसे पहले 100 वोल्ट लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे हमको धारा ज्ञात करनी है तो धारा हम लिखेंगे यहाँ पे 220 और इसको हम I लिखेंगे। तो I बराबर हम लिख सकते हैं ना 110 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 220 हो जाएगा। इसको हम कटाएंगे 1/2 और इसको हम करेंगे कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5। अब इसको हम क्या वाट में ज्ञात करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको जो है 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 वाट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया 50 वाट। तो 50 वाट कहाँ पे, ऑप्शन सी में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आंसर होता है 0.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से जो है रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे समझेंगे। अगला यहाँ पे दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होते हैं। तो इसका आंसर जाएगा चुंबक के ध्रुव पर जो है प्रबल होते हैं। तो ऑप्शन 20 का सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग होनी चाहिए। तो इसका आंसर जाएगा 15 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हो जाएगा बच्चों उदासीनीकरण कहलाती है, ऑप्शन सी। ठीक
ठीक है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है BaL2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस 2Na किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो दोस्तों यह जो है मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि अगर तत्व जो है एक दूसरे के साथ जो है विस्थापित करता है तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि बी जो है, ठीक है, बेल्जियम जो है ये क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड को इसका जो है यहाँ पे क्या है संयोजन कर रहा है, और N यानी कि सोडियम जो है एल्युमिनियम के साथ, ठीक है, यहाँ पे संयोजन कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का साथ विस्थापन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है, यानी उदासीकरण अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, लवण एवं जल दोनों प्राप्त होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पदार्थ ABCD का पीएच का मान 2, 7, 10, 14 है, इसमें कौन सा पदार्थ अम्ल है? तो सबसे कम पीएच मान किसका है, ए का है, जिसका क्या है क्रमशः यहाँ पे पीएच का मान 2 दिया है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है ये अम्ल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि एंटीसेडिक का उदाहरण है। देखिए एंटासिड का उदाहरण क्या है बच्चों, मैंने बहुत बार इसको बताया हुआ है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है 20 नंबर की कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CaO हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर दिया है उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों, यानी कि Al2O3 और 2NO हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा मिश्र धातु है? तो इसका आंसर दोस्तों CuSN हो जाएगा, CuSN जो है ये मिश्र धातु है। अगला प्रश्न दिया है चाकू से काटा जा सकने वाला धातु जो है वह कौन सा है? ये तो बहुत आसान नहीं, इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है? तो सबसे पहले इसको आप जोड़ लीजिए, 2, 8 और 7 इसको जोड़ेंगे, 8, 2, 10, 7, 17, तो 17 किसका आता है? तो 17 जो किस आता है बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये 17 जो है किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के जो है तत्व में आ रहे हैं, तो ये आपको याद होगा। और मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्लोरीन के साथ जो है होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा क्लोरीन। अगला प्रश्न दिया गया है 25 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है यानी असत्य है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, काफी VBI सवाल दिया गया है, इसमें जो है ना आंसर दो होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी जो है ये मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एक यह भी असत्य है, और यहाँ पे डी नंबर जो दिया गया है ये भी असत्य है। अगर दोनों में से कोई एक देता है इसको आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि यह जो है काफी VBI है, दोनों असत्य है, बी और डी, इसका डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बी और डी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 26 नंबर बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का अनुसूत्र होता है दोस्तों C6H6 होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 27 नंबर दिया है इनमें से कौन तत्व उपधातु नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पाइरुवेट के विखंडन से यह CO2 H2O का ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया जो है किसमें होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्ता में होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पेप्सिन एंजाइम जो है पाया जाता है अमाशय में। अगला प्रश्न दिया गया कि दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सिनेप्सिन कहते हैं, सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, तो एथिलीन जो होता है ये उत्तरदायी होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी का नाम है, तो मलेरिया परजीवी का क्या नाम है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 34 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग
भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, ये जो है नर मादा जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है कि मानव शरीर में किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। दोस्तों मैंने अगर बताया था कि अगर जोड़े में पूछा जाए तो आपको याद रखना है 23 जोड़ा होते हैं, अगर यहाँ पे संख्या में पूछा जाए तो आपको याद रखना है 46 होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखें, यहाँ पे दिया गया है मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र क्या होता है स्त्री में, ठीक है, स्त्री में क्या होता है XX होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, DDT जो है यह जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 38 नंबर है कि पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्मजीव पर्यावरण के कैसे घटक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सभी जो है जैविक घटक है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है बच्चों, यह जो हो जाएगा यह है कोयला। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 40 नंबर की कुल्ह जल संचयन की एक पुरानी विधि है, यह निम्नलिखित किस प्रदेश में उपयोग में लाई जाती है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में जो है ये उपयोग में लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मॉडल सेट 4 का जो है 40 क्वेश्चन का जो है कंप्लीट आंसर मैं आप लोगों को बता दिया हूं, और जल्द ही आप लोगों का जो है मॉडल सेट 5 का भी आंसर में आने वाला है इसी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और सभी मॉडल पेपर का जो है वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। जो भी मॉडल पेपर का अपलोड अभी तक नहीं हुआ है वो 1 से 2 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। आप सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप इस बार जो है भी टॉपर रैंक में आओ, और आप इस बार 400 प्लस अंक जरूर लाइएगा। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ बनी हुई है।